मेरी अपील यही है कि आप जब तक खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई और आके आपको एम्पावर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन। मैं यहाँ पे बैठ के आज एक रिजर्वेशन मांग के ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे रिजर्वेशन दे दो, मुझे एक सीट पे बैठा दो। मैं उस सीट पे बैठ के सिर्फ एक साइन करने के लिए नहीं जाने वाली। मुझे वहां पे चाहिए कि इक्वल डिसीजन मेकिंग में भी मुझे लिया जाए। तो मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि हम एज अ टोकन इस्तेमाल ना हो, इसीलिए आज आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर 50% रिजर्वेशन हमें यूनिवर्सिटी में मिलेगा, मुझे भी समान अवसर मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के, तो मैं यहाँ पे अपनी बातें रखूंगी। आगे जाके कोर्ट में अपनी बातें रखने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी, और वहाँ भी हम अपनी जो महिलाओं की कम्युनिटी को है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यादव भी क्षत्रिय है यहाँ पर, इधर पटेल भी क्षत्रिय है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन खा कौन जा रहा है? अभी गुर्जर भाई भी इधर बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि सब हिंदू हृदय सम्राट है। नहीं, मोनू मनेसर भी उधर यादव ही था, वो हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू धर्म की रक्षा भी हो रही है और अधिकार भी चाहिए। दोनों में से तय करना पड़ेगा ना कि आप कहाँ पे हैं। जो डूसू के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे सिर्फ नाम मात्र एक महिला को आगे कर देते हैं। क्यों? सिर्फ वही फ्लावर पकड़ाने हैं, फेस वैल्यू जो हल्की फुल्की जो दिखावा करना है, उसके लिए सिर्फ एक महिला मुश्किल से आती है, वो भी कि पीछे मेल पावर रहती है। इसलिए तो हमारा ये है कि यहाँ पढ़ी लिखी महिला का जब ये हाल है तो गांव में तो फिर सरपंच पति और मुखिया पति तो होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय तो पूरे देश के बच्चे आते हैं। ओबीसी के अंदर जब तक मैं अपना उस राइट को क्लेम कर रहा हूँ, मेरी छल्ले वाली पहचान मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को मेरी पहचान ये शिक्षा वाली चाहिए। ये बात है। शिक्षा से मेरी पहचान हुई है सर, ठीक है। मैं वीर विजय सिंह पथिक की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ समाज में। वीर विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी कहा गया। दूसरा गांधी का लिटरेचर है तो निकालिए। बिल्कुल लिटरेचर है सर, उस पर बात करेंगे। उनके नाम पे कॉलेज बने हुए हैं राजस्थान में। राजस्थान के उन्हें बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक कहा गया। गांधी जी के बाद उन्हें दूसरा गांधी कहा गया। तो मेरी पहचान उनसे है सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति को मापना हो, अगर सोशल प्रोग्रेस को मेजर करना हो, तो उसका पैरामीटर है कि उस समाज में देखिए महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। यानी कि महिलाओं की प्रगति एक तरह का इंडेक्स है। आधुनिक भारत में महिला अधिकार की शुरुआत अगर देखेंगे तो फूले दंपति ने की थी। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल उन्होंने खोले थे और फातिमा शेख ने उनकी मदद की थी। ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और फाइनली जब संविधान बना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस किया महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए। उस समय जो राइट विंगर्स हैं, जो हिंदुत्ववादी आरएसएस, हिंदू महासभा के लोगों ने इस महिला कोड बिल का, हिंदू कोड बिल का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन आज बीजेपी सरकार में है, आरएसएस बैक्ड बीजेपी सरकार में है और इनके समय में महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 आया है। तो फूले से लेकर और मोदी साहब के बीच एक लंबा सफर है। लेकिन क्या इतिहास की एक त्रासदी नहीं है कि जिस समय आरएसएस, हिंदू महासभा के लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, वही जो है हिंदू कोड बिल महिला शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए हैं। बाबा साहब ने जब रिजर्वेशन किया था तो 4 कारणों में एक कारण ये था कि महिला जो हिंदू कोड बिल था वो पास नहीं हो पाया था। तो आज इस पे चर्चा करने वाला हूं कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, नारी वंदन की चीज़ है कि समान अधिकार चाहिए, और ये वंदन किसके लिए और बंधन किसके लिए, ये तमाम मसला जारी है। इसमें विरोध भी हुआ था कि आरक्षण विदिन आरक्षण, कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, उसमें माइनॉरिटी को और ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इस दरकिनार करते हुए सरकार ने इसको संसद में पास कर दिया। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। कई दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल्स, लॉयर, कुछ पास आउट हो चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ अभी लॉ फैकल्टी में पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो डूसू का इलेक्शन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो इलेक्शन होता है, उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी हो। हमारे साथ कई मेहमान हैं, पहले परिचय कराता हूँ। सबसे पहले शबाना,
शबाना हुसैन है, जी आप सर। लॉ पढ़ती हैं, जी और कुलदीप हैं आप, हैं? और सोनिका यादव, और वैष्णवी पटेल आप प्रैक्टिस करती हैं, और आशु बिधुड़ी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से सब पास आउट हैं और ये भी प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। चर्चा इनसे करेंगे कि आखिर आपके जहन में, और इंटरेस्टिंग है कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ उसी कॉलेज से शबाना भी पास आउट हुई हैं, और वहाँ वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो लड़की के लिए रिजर्व्ड है, जी और सर, आप बिल्कुल। चुनाव जीती, शबाना चुनाव वहाँ से जीती। जी सर। जी। चलिए, आप सभी का स्वागत है। और अम्बेडकर नामा आप लोगों ने देखा है चैनल? जी सर। हाँ, आपने देखा है? आपने, आप उसी पे हैं, अम्बेडकर नामा पे, उसी के लिए चर्चा कर रहे हैं। चलिए पहले शबाना से शुरू करते हैं। हाँ शबाना, बताओ जी सर। ये क्या है तुम्हारा मूवमेंट? तुमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं, स्टूडेंट वेलफेयर डीन जो हैं, उनको भी मेमोरेंडम दिया है, अखबारों में छपी है खबर, टेलीविजन पे भी चला है। जी सर। तो ये जहन में आइडिया कैसे आया? वैसे ही जितना जो डिबेट्स हुआ था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, ये सामने रखा हुआ है, इसमें सारे बातचीत इसमें मिलेंगे। जी बताएं। जी सर। जी सर, ये जहन में ऐसे आया कि पहले तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं देशबंधु कॉलेज से लड़ी थी और मेरी सीट को रिजर्व किया था। मुझसे जो पहले स्टूडेंट यूनियन थी उन लोगों ने मेरी सीट को रिजर्व कर दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट पे जो आएगी वो एक महिला ही होगी। ओके। जब मैं उस सीट पे लड़ी तो मैं वहाँ पे जीती, और मेरे बाद जब मैंने एक स्टैटिक्स देखा कि लड़कियां वहाँ पे सच में आगे आ रही थी, वो देशबंधु कॉलेज जहाँ पे आज तक कभी महिला आके खड़ी नहीं हुई है इलेक्शन में, वहाँ पे जब मैं जीती तो वहाँ पे मैंने एक चेंज देखा कि जब मैं लड़ी तो कहीं ना कहीं अगली साल वहाँ पे प्रेसिडेंट पोस्ट पे एक लड़की खड़ी हो गई। अच्छा। और वो जीती भी। तो ये जो चेंज देखा मैंने कि मेरे आने के बाद जो चेंज आ रहा था वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में महिलाओं को आगे लेकर आ रहा था। रिसेंटली अभी रिजर्वेशन की बात की गई पार्लियामेंट में, 33% रिजर्वेशन। मैं चाहती हूँ कि उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले कि हम ये चीज कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर लेकर आए, क्योंकि आप इस चीज को एक अपर लेवल पे तो दे रहे हो, लेकिन जब तक ये एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आएगी नहीं तब तक कहीं ना कहीं वो महिलाएं पीछे ही रह जाएंगी। अच्छा, आगे आप बोलेंगे, जरा एक बीच में एक और छोटा सवाल ले लेता हूँ। पूरा देश हिंदू मुस्लिम डिवाइड चल रहा है जी, है ना, पूरा पॉलिटिक्स का कम्युनलाइजेशन हो रहा है एक तरह से। हाँ। और देशबंधु कॉलेज मैं भी पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ उसको। तो शबाना वहाँ जीत गई। जी सर। क्या राज है इसमें? जी सर, आपका सवाल काफी अच्छा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की थी। बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान वाली चीज से, ये डेफिनेटली मेरे साथ भी देखने को मिली। कहीं ना कहीं मैं भी उसी चीज में बट गई थी जहाँ पे आज ये देश बटा हुआ है। जब मैंने इलेक्शन में जब रिजल्ट आए तो हुआ ये था कि अक्सर होता क्या है कि आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से वो डिवीजन देख लेते हो कि वो हिंदू मुस्लिम की सोच रखते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर होता है वो एक नए बच्चे आते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता कि हिंदू मुस्लिम क्या चीज है। आप उनको बोलते हो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप उनको बताते हो कि मैंने ये काम किया है, मैं ये आगे काम करूंगी, तो वो बेसिकली आपको आपके काम से देखते हैं, वो आपको एक रिलीजन के उससे नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक चीज फायदे में रही मेरे लिए कि मैं वहां पे इलेक्शन जीती उन फर्स्ट ईयर वालों के हिसाब से, वजह से। अच्छा, उन लोगों ने बल्क में वोटिंग की। बिल्कुल सर, नहीं तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो माइंडसेट था वो बिल्कुल ऐसा ही था कि हिंदू और मुस्लिम के ऊपर वोट दिए गए थे। तो वहां पे मेरे को 994 वोट्स मिले थे, और जो मेरे ऑपोजिट में खड़ी थी उनको मिले थे 850 वोट्स। तो ऐसा कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। काफी डिफरेंस है, वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में 150 वोट बहुत होता है। सर एक्चुअली डिफरेंस मेरे को ये ज्यादा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मैं वहां पे 3 महीने से मेहनत कर रही थी, और जो सामने वाली लड़की थी वो सिर्फ 1 हफ्ते पहले आई थी। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो हिंदू मुसलमान वाली चीज आज भी। चलिए अभी आपसे बात करेंगे, सोनिका से पूछते हैं। आप तो हिंदू कॉलेज की पास आउट हैं? चलिए, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ उसी कॉलेज की पास आउट हैं। तो बताइए, आप इस मूवमेंट, क्या आपकी समझ क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर? किसके लिए वंदन है, किसके लिए अभिनंदन है, और किसके लिए बंधन है? सर मेरी क्वेरी ये है कि पहले भी 99 रिजर्वेशन 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट बिल आया था, पंचायती राज और म्युनिसिपल में वुमेन्स को रिजर्वेशन मिली थी, लेकिन आज मेरे गांव की जो पूर्व सरपंच थी वो महिला थी, लेकिन मेरे को जो छोटे मोटे काम के लिए जाना पड़ता। कहाँ गांव है आपका? मेरा हरियाणा में गांव है सर, महेंद्रगढ़। हरियाणा के यादव सब तो क्षत्रिय कहते हैं। बिल्कुल सर है, बिल्कुल लड़ते हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। हाँ, है ना? ओबीसी हैं कि क्षत्रिय हैं?
ओबीसी है, क्षत्रिय हमारे खून में है सर। लड़े। चलिए, तो क्या हुआ बताइए। तो सर जब छोटे मोटे काम के लिए जाते हैं तो साइन जो भी वो संभाल रहा है वो उसके पति संभाल रहे हैं। मतलब जो औरत जो सरपंच थी, प्रधान पति, नाम सरपंच के लिए, पति। हाँ, वहाँ पे ये ऐसा हाल क्यों है? क्योंकि एक होती है पक्की दीवार, एक कच्ची दीवार। अभी जो हम स्टूडेंट्स हैं, ये हम कच्ची दीवार है। हमारी राजनीतिक लाइफ या जो भी हमारा जो करियर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे अगर हमें शक्ति दी जाएगी, पावर दी जाएगी, तो हम खुद काम करेंगे। और सरपंच हो गई वो एक अलग, वहाँ पे एक उम्र, एक ज़्यादा सीख तुमको मिल जाती है, तुमको क्लियर हो जाता है कि हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना है, ये करना है, तो वो दीवार पक चुकी है। वहाँ पे तुमको चेंज लाना, शक्ति लाना, बदलाव लाना समाज में मुश्किल है। रही बात दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे जितनी महिला छात्र है लगभग 50% से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारी ये डिमांड है कि यहाँ पे महिलाओं को रिजर्वेशन क्यों नहीं है स्टूडेंट्स यूनियन में। जो डूसू के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे सिर्फ नाम मात्र एक महिला को आगे कर देते हैं। क्यों? सिर्फ वही फ्लावर पकड़ाने हैं, फेस वैल्यू जो हल्की फुल्की जो दिखावा करना है, उसके लिए सिर्फ एक महिला मुश्किल से आती है, वो भी कि पीछे मेल पावर रहती है। इसलिए तो हमारा ये है कि यहाँ पढ़ी लिखी महिला का जब ये हाल है तो ये गांव में हाल तो है फिर तो क्या? सरपंच पति और मुखिया पति तो होगा ही। दिल्ली विश्वविद्यालय तो पूरे देश के बच्चे आते हैं, छोटे शहर से भी आते हैं, एमएलए एमपी के बच्चे भी यहाँ पे दिल्ली में पढ़ते हैं। जब यहाँ पे अगर औरतों का ये हाल है, महिलाओं का ये हाल है कि वो आगे उठ के नहीं आ पा रही है, उनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। जैसे कि ओबीसी एससी एसटी को मंडल कमीशन कितनी रिजर्वेशन हमको मिले हैं, तब जाके एससी एसटी कहीं ना कहीं अब आज कंपटीशन में है। आज देश में एससी एसटी ओबीसी पहले एकदम पीछे थी, रिजर्वेशन की वजह से अपलिफ्ट हुआ उनका। तो ऐसे ही महिलाओं की उनसे भी बुरी हालत है आज के दिन। सब ये महिलाओं सिर्फ- की। ये सिर्फ बिल्कुल सब अगर कोई अच्छी रिच फैमिली में, जैसे रिजर्वेशन जो हमें अभी मिला है, जो बिल पास हुआ है, हमें ये डर है कि इसका फायदा कौन उठाएगी। वही एलाइट फैमिली की जो विमेन है वो उठाएगी, या जो एससी एसटी ओबीसी जो विमेन है, क्या वो इसका फायदा उठा पाएगी? क्या उनको अवेयरनेस है कि हमें इतनी फैसिलिटी मिली है, उनको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है? वो तो बोलेंगे कि भाई आपकी संख्या ज्यादा है, आप ऐसे ही खड़ा करके जीत लो जनरल सीट पे। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधा से ज्यादा अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां अपना खड़ा करा के जिता लें, क्या दिक्कत? हम ये कह रहे हैं कि फैसिलिटी वहाँ दो जहाँ कोई लेने वाला हो। यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, हमें चाहिए, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, हमें देश के बारे में पता है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया हिंदू कॉलेज से और अभी लॉ फैकल्टी में हूँ, तो मैं अपने आप तो को इस आप सक्षम पिताजी से ये मानती- प्रॉपर्टी राइट मांगेंगी ना? सर बिल्कुल लेंगे। हैं? क्यों नहीं लेंगे? जब हम कानून बना सकते हैं तो हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। तो नहीं, कानून- पिताजी से और भाई से लेना है प्रॉपर्टी राइट, इक्वल प्रॉपर्टी राइट। अगर हम अपने पैरों पे मजबूत नहीं खड़े होंगे तो हम उस काबिल हैं तो शायद हमें जरूरत पड़ेगी सहायता, अगर चाहिए होगी तो वो सहायता नहीं, देंगे। राइट। राइट है तो हम बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे। जब हम डिमांड कर रहे हैं तो हम लेंगे भी। चलिए, बहुत अच्छी तो बात ऐसे की हम सोनिका। रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं दूसरों में। पहले विमेन फर्स्ट। तो वैष्णवी पास आउट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और अभी तिसदारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं और इस मूवमेंट से जुड़ी हुई। तो आप ओवरऑल जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है उसको कैसे देखती हैं, और जो इनकी डिमांड है ये 50% रिजर्वेशन, इसको कैसे देखती हैं और क्यों रिजर्वेशन की ज़रूरत है? सब जैसे कि इन्होंने बताया कि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। आप कहाँ के रहने वाली हैं? से हम यूपी से बीरपुरा गांव से आते अच्छा, पटेल हैं। हैं। यस सर, पटेल भी तो क्षत्रिय कहता आपने आपको, यस सर। हैं? बट मैं ये जाति पाति में उतना भरोसा नहीं रखती। नहीं, आप नहीं रखती अलग बात है, मैं भी नहीं रखता, लेकिन समाज तो इसी है ना। हाँ जी सर। तो एज ए सोशल साइंटिस्ट हमको समझना पड़ता है ना। यादव भी क्षत्रिय है यहाँ पर, इधर पटेल भी क्षत्रिय है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन खा कौन जा रहा है? अभी गुर्जर भाई भी इधर बैठे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि सब हिंदू हृदय सम्राट है। नहीं, मोनू मनेसर भी उधर यादव ही था, वो हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू धर्म की रक्षा भी हो रही है और अधिकार भी चाहिए, दोनों में से तय करना पड़ेगा ना कि आप कहाँ पे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि हम ग्रामीण परिवेश से बहुत छोटी सी जगह से आते हैं दिल्ली पढ़ने को, तो हमारे पेरेंट्स लाइक हम वहाँ की औरतों को रिप्रेजेंट करते हैं।
हम आज पढ़ के जाएंगे, अपने अधिकारों के बारे में सीख के जाएंगे, लड़ना सीखेंगे अपने अधिकारों के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तब हम वहाँ के लोगों को जाके बता पाएंगे उनके अधिकारों के बारे में। मेरी मम्मी बीडीसी थी एक 5 साल पहले, तो इनडायरेक्टली मेरे पापा ने ही उनको लड़वाया था। उन्हें तो पता भी नहीं था, बस खाना, एक सीधी सादी औरत है, तो वो पापा के स्कॉर्पियो में लिखा हुआ होगा मुखिया पति। ऐसा होता है सर, ऐसा होता है। अभी इस बारी मेरे पापा है, पहले मम्मी थी, हाँ। तो पहले महिला सीट आई थी इसलिए मम्मी को बनाया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मम्मी की जगह पापा क्यों कर रहे हैं ऐसा, या पापा ही जा रहे हैं हर जगह साइन करने, बस मम्मी जा रही है। तो आपने मम्मी को भड़काया नहीं? अब मैंने सीखा है यहाँ पे, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई तो यहाँ पे इतना माहौल है, लेकिन महिलाएं 50% से ज़्यादा है यहाँ पे। बट मैंने देखा ये कि महिलाओं के लिए सर उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि मैं भी भागीदारी लूँ इलेक्शन में और सब में, बट मैंने देखा कि पुरुषों का यहाँ पे जाना वर्चस्व है। और अगर मैं इच्छुक भी हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी या अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जिससे कि मैं और आगे जा सकूँ या लड़ूँ। अगर मैं ये बहुत ही शुरुआती स्तर है जब मैं यहाँ से सीखूँगी। अब अगर मैं यहाँ पे सीखती और मैं अच्छे से अवसर प्राप्त करती तो कल के दिन मैं चूँकि अधिवक्ता हूँ तो वहाँ पे भी महिलाओं की भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। और वहाँ भी हम कैसे अपनी चीज़ों को, चूँकि हम नए एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, तो उनके अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है। अगर हम यूनिवर्सिटी स्तर से ही नहीं सीखेंगे कि हमें कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, कैसे हमें अपना जो इलेक्शन में है भागीदारी मांगनी है, तो वो हम आगे अधिवक्ताओं के बीच में जाके कैसे लड़ पाएंगे। और ये जो अधिवक्ता का प्रोफेशन है उसमें भी मैं कहीं ना कहीं देखती हूँ कि पुरुषों का ही वर्चस्व सर ज़्यादा है, महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं को तो लोग बीए पास करा के शादी कर देता है, पढ़ना लिखना चाहिए, हायर स्टडीज के जाना चाहिए, है ना। तो सर अधिवक्ताओं में भी महिलाओं की मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, और उन्हें भी अगर हम यहाँ से अगर 50% रिजर्वेशन हमें यूनिवर्सिटी में मिलेगा, मुझे भी समान अवसर मिलेंगे इलेक्शन लड़ने के, तो मैं यहाँ पे अपनी बातें रखूँगी, आगे जाके कोर्ट में अपनी बातें रखने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी, और वहाँ भी हम अपनी जो महिलाओं की कम्युनिटी को है उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और अभी आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी महिला जजों की कितनी भागीदारी है, और जो हाई कोर्ट से अगर हम बिल्कुल यहाँ से शुरुआती तौर पे हमें यहाँ से बढ़ाया यूनिवर्सिटी में जाएगा, 50% हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, लड़े चुनाव, हम लड़े और हमें सिखाया जाए, हमें अवसर प्राप्त हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहाँ पे भी हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एक बात बताइए, दोनों आप पिछड़ी जातियों में, खास तौर से ओबीसी जातियों में क्षत्रिय क्लेम करने का चलन है, क्षत्रिय हैं आपके समाज में भी, गुर्जर समाज में भी, वो क्लेम ही करना है तो फिर सेकंड रैंक क्यों क्लेम करो, सीधे ब्राह्मण की क्लेम करो कि हम ब्राह्मण हैं। इसे कभी सोचा है ऐसे? क्षत्रियहुड ही क्यों क्लेम करते हैं? सर ये तो इस विषय में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्षत्रिय क्या है कि हमें लड़ना है, गलत की लड़ाने वाला नहीं बनना है, नहीं, जो गलत है उसके ऑपोजिट में हम लड़ेंगे। इसमें सर मैं अगर बताना चाहूँ आपको, एक समाज में एक भ्रम है, एक भ्रम की स्थिति कि लड़ सिर्फ वो रहा है जो क्षत्रिय है। बाबा साहब ने इस भ्रम को तोड़ा था। लड़ क्षत्रिय महार रेजिमेंट, चमार रेजिमेंट बना था, पता है आप लोग? बाबा जी सर, बाबा बना साहब ने रेजिमेंट, बाबा साहब ने जो कहा था वो ये कहा था, क्षत्रिय वो है जो अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आज हम 85% है SC ST OBC, तो हम क्षत्रिय तब होंगे ना जब हम अपनी समाज को सबको ऊपर लेके आएंगे। क्षत्रिय तो तब हुए ना हम, वरना कैसे क्षत्रिय हुए? ऐसे लिखने से क्षत्रिय, बाहुबल से क्षत्रिय, इससे क्षत्रियपन का क्या लेना देना? नहीं, क्लेम अगर करना है तो फिर मैं दूसरी बात कह रहा कि फर्स्ट रैंक जो वर्ण सिस्टम में फर्स्ट रैंक तो ब्राह्मण का है ना, ब्राह्मण, सेकंड रैंक मैं उस रैंक को क्यों मानूं सर? मैं उस रैंक को क्यों वो मानूं? डिवीजन की आप बात कर ले रहा है क्षत्रियहुड सर। अगर क्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप मान रहे हैं। जो लोग सर इस क्षत्रियहुड को क्लेम कर रहे हैं वो भ्रमित है। हाँ, चलिए ये बात है, वो भ्रमित अच्छा, ये बात बताइए, आपने SC ST OBC माइनॉरिटी की एक सांस में आजकल भाषणों में चलता है, सिर्फ कहने से थोड़ी होगा। अभी एक बाबा हैं रामभद्राचार्य, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, सुना आपने? नहीं मैं नहीं सुनता। कि जो राम को नहीं भजता वो सब चमार है। तुम्हारे तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या रिएक्शन है आपका? बहुत, आप तो कृष्ण को भजती हैं,
तो आप तो चमार हो गए अगर राम को नहीं बचती है। ऐसा नहीं है सर। कृष्ण कृष्ण क्या है? कर्म है। राम क्या है? तपस्या है, सत्य है। तो हम उन गुणों को मानते हैं, हम किसी नाम में नहीं मानते। देखिए ये होता जो है राम के जो आइडियोलॉजिकल गुण हैं, हेजेमनी। चलिए जैसे कोई क्या क्या गुण है राम कोई के? शिव जी का फॉलोवर है, कोई हनुमान जी क्या है? बल। नहीं सवाल दूसरा मैं पूछ रहा हाँ हूँ। जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, हाँ जी। तो ये पूरी एकता तब बनती है ना कि सब उसके पीछे खड़े होते कि चलिए हम सब चमारी, हम नहीं मानते राम को, तभी ना बनती। लेकिन वो तो आपका माथा टेस्ट कर रहा था सर कि वो माथा एक ऐसे टेस्ट कर रहा था कि देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है। किसी जाति को नहीं कहा गया था, उस समुदाय को कहा गया था, उस समुदाय को कहा गया था। लेकिन हम लोग समझते यादव ऊपर देखिए है, सर, पटेल ऊपर है। उनकी नजर में तो जो ओबीसी से शुरू करके जहां तक जाओगे सब एक है, सब शूद्र है ना उनकी नजर में। तो हाँ। वो ओबीसी एससी एसटी का थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ना, उनके तो लिए तो शूद्रा वर्ड है। तो जब सबको ही शूद्र मान रहे हैं तो राम उनके अकेले के कैसे हो गए? वो राम, अगर हम उस वाल्मीकि रामायण पे जाएं, राम वो है जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए। लेकिन कल जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें शंभू की हत्या भी हुई। हाँ सर मैं वहीं से आ रहा हूँ, उस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में वो सबरी कहाँ चली गई? भूल गए। सिर्फ वहां 4 लोग सीता थे। भी नहीं है। सीता भी नहीं कहाँ है। चली गई? सीता भी नहीं है। और देश की राष्ट्रपति जो एक दलित समाज से आती है, उस तक को आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते हैं और फिर आप बराबरी का क्लेम सुना करते हैं। इनविटेशन तो गया था। इनविटेशन जाना एक बात है सर, ना आने देने के लिए तो बहुत सारे कारण है ना। आपको निमंत्रण दे के आडवाणी को भी दिया, आने थोड़ी दिया। निमंत्रण तो आडवाणी को भी दे दिया, आने थोड़ी दिया। मुरली मनोहर जोशी को भी दे दिया, आने थोड़ी दिया। आने देना एक बात है, निमंत्रण देना एक बात है। हिंदुत्व का नया ब्रांड है ये नया ब्रांड है। दिखा कुछ रहे हैं और है कुछ। भ्रम और भ्रमित जनता। इसमें तो महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे ना। सर हम तो संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो किसी एक इंसान की पॉइंट ऑफ व्यू उसका है। पहले आप हिंदू हैं कि पहले यादव हैं? पहले हम सर हिंदू हैं, हम इंडियन आप हैं। मैं भारतीय। नहीं, ये सब तो रेटरिक अच्छा होता है। सब एब्स्ट्रैक्ट में क्या नाम है, भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ। एक इंसान मल्टी आइडेंटिटी कैरी करता है ना। सर बहु हमारा पहचान, आइडेंटिटी हमारी संविधान है, हमारा प्रिय। ये सब कहने के लिए है। हाँ। नहीं सर ये हमने पहले 2 ऑप्शन है, पहले हिंदू है कि यादव, हिंदू है कि पटेल है? हिंदू है ना। हाँ, चलिए शिवाना। हाँ, कुलदीप। सर देखिए ऐसा है कि जो आपने अभी हाँ। आपने जो अभी सवाल करे सबसे, मैंने बड़ी बारीकी से सुना इन सबको। और शायद मैं इस चीज़ पे सोच भी रहा था कि जैसे मतलब जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू है कि क्या है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदू कोई शब्द है ही नहीं। ठीक है, फिर भी हो गया है ना, एक माहौल बन गया है। थ्योरेटिकल डिस्कशन छोड़ दीजिए। वो तो सिर्फ ये है। और दूसरी बात जो जिन बाबा ने कहा, ठीक है, वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे कि हम कितने टूट चुके हैं। ठीक है, अगर आप हम वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ना तो हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, और ना ही हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, और ना ही हम वैश्य हैं। तो हम गए, अब आते कहाँ पर हैं हम लोग? या शूद्र हैं या तो अति शूद्र हैं। ठीक है, अगर हम अपने आप को क्लेम करने जाएंगे तो वो अभी आपने एक और न्यूज़ पढ़ी होगी उसमें आपने कि धोबी और चमारों ने जब अपने पैसे वहां पर दिए थे कि भैया ये लो, आस्था से दिए, उन्होंने आस्था तो दिए, लेकिन उन्होंने उसी आस्था से ठुकरा के भेज दिए कि आपके पैसे हम लेंगे, आपके पैसों से तो राम जी को चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है वो अपवित्र हो जाएगा। तो सर ये कहीं ना कहीं डिवीजन की स्थिति हम लोगों में पैदा कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे ना पाए। और जिस महिला आरक्षण ओबीसी का रिएक्शन नहीं आता है कुछ? बिल्कुल नहीं आता सर। क्यों नहीं आता? वो हिंदू है, अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉयर और स्टूडेंट सब कह रहे हैं पहले हम हिंदू सर यही तो क्या नाम है, वो लोग चाहते हैं कि हम अपना डिवीजन करें आपस में। जो हम यहाँ पर हम अपना क्लेम करते हैं ना कि भाई हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने पूर्वजों को पढ़ना भूल गए। हम बाबा साहब अम्बेडकर, हम पेरियार जी को, हम क्या नाम है, हम अपने कई सारे पूर्वजों को हम पढ़ना भूल चुके हैं। और उस भूलने का कारण क्या हो गया कि हम इनके बनाए हुए कुछ षड्यंत्रों में हम फंस चुके हैं। ठीक है, अब मतलब मान लीजिए ये अगर एकता की बात करें तो 33% आरक्षण क्यों इन्हें देना था, क्यों लॉलीपॉप पकड़ाना था? आज के अगर आप द हिंदू अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी, महिला वोटर सबसे ज्यादा बड़ी है। यहीं अगर हमने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के उससे बात करी थी, हमने डीन से बात करी थी, तो वो कहते हैं कि वो खुद बता रहे थे, हमारी जब इस टॉपिक पे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 53% महिलाएं,
लेकिन उसके बावजूद भी आप अमृतकाल महोत्सव बना रहे हैं, आप 100 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि आपने महिलाओं का डिवीजन कर दिया। और महिलाओं के डिवीजन में एक तो आपने कह दिया भाई 33% ले लो, क्यों भाई 50% क्यों नहीं बात करते? और वहां पर भी आप 33 उनको क्यों भूल जाते हो जो क्या नाम है बेचारी जैसे तैसे करके क्या नाम है एक तो आती है। जैसे मेरे एक साथी हरियाणा से है और अपने पढ़ाई के लिए इतना संघर्षशील करके क्या नाम है आगे आके अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज देखिए ना, उनके भागीदारी की कहाँ बात होती है? आपने 33% आरक्षण पास कर दिया, और वो भी सिर्फ किताबों में पास करा, संसद में बोलने के लिए। तो कब होगा पता नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और कब नहीं होगा ये भी नहीं किसी को पता। लेकिन उसके बावजूद क्या नाम है जो SC ST और OBC महिलाएं, उनका तो ये जिक्र ही नहीं करना चाहते। और मैं इस चीज को मैं नहीं कह रहा, अभी आप देखिए हमारे देश के जो राष्ट्रपति घोषणा कर दिया कि अमृतकाल है आपके हिस्से में विषय। सर अगर जब अमृतकाल समुद्र है मंथन हुआ था सर, तो देवों को मिला था अमृत और असुरों को मिला था विष। तो आप असुर हैं तो आपको विष पीना है। सर असुर हम कहाँ से तो सिंबोलिज्म वही है ना, मूल निवासी जो कह रहे हैं वो असुर ही है ना, उसका सिंबोलिज्म है। सर अगर मैं फिर इसमें खोलूंगा तो फिर ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा। नहीं चलिए शॉर्ट कीजिए, अभी महिला रिजर्वेशन में बात करना है। फिर वही है कि सर पहले आप इनसे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन यही है कि आप 33% आपने आरक्षण जुमला फेंक दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इन महिलाओं SC ST OBC की महिलाओं को क्या मिलेगा। और आज भी आप देखिए किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव संपन्न होते हैं और किस तरीके से कराए जाते हैं। और कराने के बाद क्या होता है, एक भी महिला, आप अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में देखेंगे 95 के आसपास में या तो 100 के आसपास में कॉलेज हैं, लगभग मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा। आप ये देखिए नजफगढ़ से लेके बवाना से लेके हर एक कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब हर एक कोने कोने में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज हैं। और महिला जो कॉलेज है, वुमेन्स जो कॉलेज है वो 22 हैं, जिसमें से मात्र 6 जो कॉलेज हैं वो डूसो अफिलेटेड है। बाकी में इलेक्शन नहीं होता है। इन्होंने वैसे ही महिलाओं को अलग कर दिया। अब ये बताइए, मुद्दा तो है महिला ही प्रिंसिपल होगी वहां पर, ठीक है, उसको पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो नहीं हो रही है। और सर आप जान के आपको बहुत ज्यादा क्या नाम है अचंभा होगा, उस विद्यालय के अंदर, उस महाविद्यालय के अंदर एक तो महिलाओं की नहीं सुनी जाती, और ऊपर से ना उनको वॉशरूम साफ दिए जाते, ना ही सैनिटरी पैड की सुविधा है वहां पर। आप 100 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के बना रहे हैं और आप एक तरफ अपना छाती 56 इंच की बता के ये चौड़ी करके भाई अमृतकाल हम बना रहे हैं अपने देश का। लेकिन वहीं पर जब एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक महिला का बलात्कार होता है और वहीं पर वो जो करने वाले जो 3 बलात्कारी हैं उनको छुपा दिया जाता है। चुनाव प्रचार कर रहा था। हाँ, चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब बाद में पता चला कि IT सेल के प्रचारक निकले बोले। तो आप ये देखिए क्या नाम है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और पहले हमने देखा था जब एक महिला का बलात्कार हुआ था 2011 के आसपास में, निर्भया केस हम जिसे कहते हैं, उसमें पूरी सरकार दिल्ली से और केंद्र से चली गई थी। लेकिन आज के समय में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, खुद महिलाओं को ही फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है। आप देख लीजिए, अब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो गार्गी कॉलेज, ठीक है, मिरिंडा कॉलेज, और क्या नाम है, ऐसे ही कई सारे कॉलेज हैं जहां पर पीछे से, कॉलेज के पीछे से कूद के लोग घुसते हैं। उसके बावजूद भी क्या नाम है, उन लोग FIR दर्ज ना करना और इतनी मनमानी करना, और एक ऐसे धड़ल्ले से हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय चल रहा है कि मैं 100 साल हम दिल्ली विश्वविद्यालय के बना रहे हैं। ये हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है। शबाना, तो क्या तुम्हारे मूवमेंट का क्या स्थिति है? यूनिवर्सिटी में मिले थे 3 से? जी सर, हम लोग एक्चुअली वाइस चांसलर सर से तो नहीं मिल पाए, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाती किसी की भी। तो हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर से सर से मिले थे। तो उनसे मुलाकात होते हुए उन्होंने हमको ये चीज़ कही थी, मैं ये कुलदीप सर की बात को कंटिन्यू करते हुए यही कहूँगी कि उन्होंने भी हमको ये कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज जो गर्ल्स हैं वो 53% हैं। 50% से भी ज़्यादा गर्ल्स होने के बावजूद आज मुझे कहीं पे भी लड़कियां नहीं दिख रही हैं पॉलिटिक्स में, दूर दूर तक। सर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 200 इलेक्शंस होते हैं, 10 साल से कोई प्रेसिडेंट पोस्ट पे, आज तक प्रेसिडेंट पोस्ट पे कभी लड़की नहीं लड़ी, कभी हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिली। हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तक वो कभी महिला नहीं बनी। 100 साल हो गए दिल्ली यूनिवर्सिटी को, 60% प्रोफेसर जो हैं आज महिला हैं, लेकिन हमें वाइस चांसलर मेल दिख रहे हैं। डूटा के इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे भी प्रेसिडेंट पोस्ट पे कोई मेल रहता है। तो हमें तो महिला कहीं दिख ही नहीं रही है। आज के लिए महिला आंदोलन कहाँ है? सर यही तो आंदोलन है। अच्छा। जो आज हम कर रहे हैं यही तो वो आंदोलन है, यही तो वो शुरुआत है। अगर जिस दिन वो 33% इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं कहाँ वहां पे जाके अपनी मांग कर पाऊंगी? तब तो मुझे सीधा एक बोल दिया जाएगा कि दे तो दिया हमने तुमको 33%, जब ले लो करके। लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले मुझे उन लड़कियों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले आपको
यहाँ से जो ग्रास रूट लेवल है वहां से खड़ा होना पड़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, और यहाँ जो 50% आप मांग रही हैं जी सर। रिजर्वेशन, तो 50% में भी तो कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। जब वहाँ होना चाहिए तो यहाँ भी होना चाहिए। सर मैं यहाँ पे विद इन कोटा की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। सिर्फ मैं ये 50% इसमें महिला आए, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, OBC हो, या कोई भी इलाइट क्लासेस से हो, जनरल कैटेगरी में। 33% जो पास हुआ है पार्लियामेंट से, उसमें सर उसमें भी सर यही चीज होनी चाहिए जो सर मेरिट के बेसिस पे आए। आज अगर मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी सीट पे एक महिला के साथ ही मेरी लड़ाई है। ये जो रिजर्वेशन जो हम लोगों ने रखा है, ये बेसिकली एक गेट है कि हम इसमें एंटर तो हों, हमें इसमें एक जगह तो मिले कि लड़ने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए। आज तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं हम लोग। पॉइंट ये है जी सर, कि जो 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ है, हाँ जी, तो उसमें एक सवाल उठ रहा था कि ये इसमें भी SC ST OBC का जो है ना, माइनॉरिटी का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ सवाल उठ रहा था, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? जी सर, मैं इस चीज से सहमति रखती हूँ, बिल्कुल रखती हूँ। लेकिन सर पहले तो मैं इस चीज से पहले उस चीज से पहले मैं ये चाहती हूँ कि पार्टिसिपेशन पहले हर एक वुमेन के लिए खोल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आप इसी में आज 50% रिजर्वेशन की बात कर रही हूँ तो इसी में बांट दूं कि नहीं 10% SC के लिए हो, 10% ST के लिए हो, OBC के लिए हो। ऐसा नहीं, पहले आप वो 50% हर वुमेन के लिए आने देंगी। जी सर, एक यहाँ कॉम्पिटिशन। तो ऋतिक सिंह ने देखा ना, निकाल दिया कॉलेज से, 150 दिन से धरने पे बैठी हुई है, FIR उसको टॉर्चर करके निकाल दिया। तो महिला तो एक होमोजेनियस कैटेगरी है नहीं, आप मुस्लिम महिला है। जी सर, जब हिंदू मुस्लिम बात होगी तो आपको मुस्लिम कह देगा सब। जी सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये 50% रिजर्व दे दिया गया कि महिला के लिए आप फ्री हो, मुझे पता है वहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, मुझे पता है कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो एक औरत के साथ होगा मेरा। आज समाज में औरत आगे क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि वो डरती हैं कि उनके सामने एक लड़का खड़ा है जो एक मसल पावर लेके बैठा हुआ है, एक मनी पॉलिटिक्स लेके बैठा है, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं आ पाऊंगी, ना मेरी फैमिली आने देगी। एक सिक्योरिटी इशू है। अगर मेरे को पहले आगे आना है तो पहले मुझे उस चीज के लिए, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे वो कोटे में ही मिले, मैं पहले ये चाहूंगी कि मुझे एक रिजर्व सीट का एक गेट ओपन करके दे दे, मैं वहां पे आ जाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि वो चाहे। डीन साहब ने कुछ आश्वासन दिया है? जी सर, उन्होंने बोला था कि ये आपका ये काफी अच्छा मेमोरेंडम है और हम इस चीज को चाहते हैं कि आगे जिस कॉलेज में इलेक्शन नहीं हो रहा है उसके लिए आंदोलन करेंगे आप कि वहाँ इलेक्शन जी सर, बिल्कुल सर। मेरा देखो, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे देखती हूँ कि जेंडर बायस नहीं देखती हूँ, लोगों के लिए बराबर। आज अगर मुझे अधिकार मिला है राइट टू वोट का, राइट टू इलेक्ट का भी मिला है, तो राइट टू गेट इलेक्टेड का वो अधिकार भी मैं कहीं ना कहीं रखती हूँ। आज जब UPSC में हम देख रहे हैं कि महिलाएं टॉप कर रही हैं, नीट के पेपर में महिलाएं टॉप कर रही हैं, IIT के पेपर में महिलाएं टॉप कर रही हैं, एक वो चित्र मेरे को दिख रहा है, लेकिन क्या वो चित्र में वो नहीं देख सकती कि वो पॉलिटिक्स में आगे नहीं आ सकती? आज अलका लांबा दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, आज क्या मैं उनको नहीं देख रही हूँ? आज वही आतिशी जी, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर गई हैं, आज वो भी आज पॉलिटिक्स में हैं। क्या वो पॉलिटिक्स को संभाल नहीं सकती हैं? बिल्कुल संभाल सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। आज द्रौपदी मुर्मू जी एक प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं। हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी को देखा, वो वर्षों वर्षों तक प्राइम मिनिस्टर रही। हमने सुष्मिता स्वराज जी मैम को देखा, सुषमा स्वराज मैम को देखा, उनको भी हमने देखा कि वो पॉलिटिक्स कितने अच्छे तरीके से संभाल रही थी, चाहे वो ममता बनर्जी हो या चाहे वो आज स्वाति मालीवाल मैम हो। कहीं ना कहीं आज वो हर एक राज्य को अच्छे तरीके से संभाल रही है। 50% रिजर्वेशन 200 इलेक्शन में। हाँ जी सर। आशु, आप तो वकील हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, तो ये पूरा जो डिमांड चल रहा है, ये आप इसके क्या लीगल एडवाइजर हैं? नहीं सर। अच्छा, बताइए। देखिए सर, मेरी भूमिका इस पूरी जंग में एक सैनिक वाली भूमिका। आज मैं अपनी बहनों के लिए लड़ रहा हूँ, कल ये भूमिका मेरी पत्नी, मेरी बेटी, सभी के लिए है। आज अगर ये समाज बराबरी में आएगा तो कल मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये लड़ाई सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं, जब तक एक समाज इकट्ठा होकर नहीं लड़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था
कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। हम्म, तो जो अधिकार इनका है वो मेरा भी है, हम्म, वो अधिकार मेरी बहन का है, वो अधिकार मेरी बेटी का है, मेरी माँ का है। अगर आज मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूंगा ना, आज मैं ये सोच लूं कि महिलाओं का अधिकार है और मैं पीछे हट जाऊं, तो ये बहुत गलत है। लेकिन मैं इसमें सेनापति नहीं हूं, मैं इसमें सैनिक हूं। सेनापति ये लोग हैं, ये लड़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, यही इस मुहिम को ले जाएंगे। और मैं सर इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था, जो आप कह रहे थे कोटा विदिन कोटा। सर कोटा विदिन कोटा लाने के लिए हम जिस एक अहम चीज को भूल रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। आज हमारे समाज की महिलाएं शिक्षित नहीं बन पा रही हैं। आप जिस गुजर समाज की मेरे से बात कर रहे थे, जिस चीज की बात पूछ रहे थे, छल्ले वाली गाड़ी में ज्यादा घूमते हैं लोग। छलना नहीं चाहिए ना सर, छलना नहीं चाहिए। मेरे को मेरा अधिकार चाहिए, मेरी बराबरी चाहिए। नोएडा में मेरी जमीनें खरीद के इन्होंने मेरे को छल्ला दे दिया, अब उस छल्ले का क्या करूं? मेरे को मेरे अधिकार बोला कहाँ उसमें मिले? तो भैंस बैठा के ले जाओ उसमें दूध। भैंस सर, भैंस मेरा प्राइड है, भैंस मेरा कोई वो नहीं, भैंस पालना मेरे प्राइड की बात है। जी। ठीक है, संविधान ने मेरे को हर तरीके के प्रोफेशन में आगे बढ़ने का अधिकार दिया है। मैं भैंस भी पालूंगा, देश भी चलाऊंगा, विधायक भी बनूंगा, आईएएस भी बनूंगा, सिर्फ भैंस नहीं पालूंगा। आप मेरे को भैंस का तमगा ये समाज नहीं देगा। मैं वो ऐसे किसी- समझ के छल्ला दे दिया कि उसमें चारा लेके आओ। अरे सर, चारा लेके आ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मेरी बात है। मैंने गाड़ी खरीदी, मैं उसमें चारा लाऊं, कुछ लाऊं, लेकिन आपने तो मेरे साथ छलावा किया ना, भ्रम पैदा करके। आपने मेरी जमीन हथिया ली और आपने मेरी जमीन हथिया के वहां पे फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, और अब मेरे ऑप्शन ही क्या छोड़े आपने? तो जब मेरे ऑप्शंस आपने खा लिए। लेकिन मैं बेसिकली जो बात करना चाह रहा हूँ सर, गुजरों की जो पहचान है वो सिर्फ नोएडा से नहीं, दिल्ली एनसीआर से नहीं, राजस्थान में बहुत संख्या में, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। मैं बुलंदशहर से आता हूँ, आप बुलंदशहर से आगे चलेंगे, वहां समाज स्ट्रगल भी कर रहा। तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एनसीआर के लिए नहीं है, मेरी जिम्मेदारी उस गुजर के लिए भी जो बुलंदशहर से आगे रह रहा है, मध्य प्रदेश में रह रहा है, उसके लिए भी है। आज यहाँ पे मैं अपनी बहन बेटियों को क्या संदेश देना चाहता हूँ? मेरा एक ही संदेश है कि वो पढ़ेंगी नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगी। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरे समाज से लड़कियां आए, वो विधायक बने, सांसद बने, कुछ करें? मैं भी चाहता हूँ। तो ओबीसी के अंदर जब तक मैं अपना उस राइट को क्लेम कर रहा हूँ, मेरी छल्ले वाली पहचान मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को मेरी पहचान ये बात शिक्षा है। वाली चाहिए। ये बात है। शिक्षा से मेरी पहचान हुई है सर। ठीक है, मैं वीर विजय सिंह पथिक की प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ समाज में। वीर विजय सिंह पथिक को राजस्थान केसरी कहा गया, दूसरा गांधी उनका कहा कोई गया। लिटरेचर है तो निकालिए तो उससे बिल्कुल लिटरेचर है सर, उस पर बात करेंगे। उनके नाम पे कॉलेज बने हुए हैं राजस्थान में। राजस्थान के उन्हें बिजौलिया किसान आंदोलन का जनक कहा गया, गांधी जी के बाद उन्हें दूसरा गांधी कहा गया। तो मेरी पहचान उनसे है सर। वीर विजय सिंह पथिक से मेरी पहचान, धन सिंह कोतवाल से मेरी पहचान है, जिन्होंने 1857 की क्रांति लेके चले। तो मेरी पहचान को छल्ले में नहीं छुपाया जा सकता। और ग्रेट ग्रैंडसन मुझे मिले थे जी, कोतवाल साहब। तो सर ये क्या है ना कि छवि धूमिल करते हैं, समाज में भ्रम फैलाते हैं, छवि धूमिल करते हैं, हमारे ऊपर झूठा क्षत्रिय का टैग लगाते हैं। हमें को क्षत्रिय बनानी चाहिए। हमें हमारे वीर विजय सिंह पथिक हैं, धन सिंह कोतवाल है, जो देश के लिए गर्दन कटा सकते हैं। आज हमारे ही ओबीसी समाज के लोग हैं जो सरहदों पर खड़े हैं, सैनिक हैं, जो पुलिस में है, फौज में है, हर तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, किसान है, अन्न उगा रहे हैं। क्या वो देश के लिए देशभक्त नहीं है? तो सर, और दूसरा जो महिलाओं को लेके सर, मैं सिर्फ अपने समाज से वही कहना चाहता हूँ, दिक्कत क्या है? एक लड़की जब घर में पैदा होती है, उसके साथ जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैंने भी देखा है, हम सब ने देखा है। अपने जिस गांव और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हम आए हैं, हम सब ने वो देखा है। उसको पहले दिन से कमजोर किया जाता है, ये तो लड़की है, ये क्या कर पाएगी, उसको कभी भी इक्वल राइट ही नहीं दे रहे हो। तो और आप अचानक से उससे उम्मीद कर रहे हो कि एक दिन वो विधायकी लड़ जाएगी। कैसे? ट्रेनिंग नहीं होती है ना शुरू कैसे? से। तो मेरा सर मेन यही कहना है, अब जो हम जन आंदोलन पे लगे हैं, हमारा सबसे मुख्य लक्ष्य क्या है? सबसे मुख्य लक्ष्य है कि उस महिला को ये बताना कि भाई तुम भी हो, तुम अपने अधिकार की बात कर। एम्पावरमेंट, मैं किसी महिला को एम्पावर करने वाला कोई नहीं। महिला पार्टिसिपेट करे, अपना अधिकार खुद क्लेम करे और अपने अधिकार की जंग लड़े। मैं एम्पावर करने वाला कौन हूँ? मेरे पास कोई वो थोड़ी एक राइट में सबको एम्पावर कर दूं। आज सुकन्या योजना चला के उसको दे दूं, कल लाडली बहना चला के 2000 दे दूं, और जो 2000 लाडली बहना को दिए वो जाके पति निकाल लाया और पति निकाल के दारू पी गया। उस लाडली बहना को क्या मिला? तो बात सर ये है कि जब तक वो लड़की उस शिक्षा को नहीं हासिल करेगी, जब तक वो मजबूत नहीं बनेगी, तब तक वो संसद में पहुंचेगी भी तो क्या बोलेगी?
और ये जो 33% संसद में तो रमेश बुद्धीरी पहुंचे हैं, बड़ी सर, चर्चा में थे। रमेश बिधूड़ी पहुंचे हैं, वो अलग बात है सर। अभी फिर मैंने आपसे फिर वही कहा कि हमारी गलत पहचान को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वीर विजय सिंह पथिक को कभी आप नहीं देखेंगे बात करेंगे ये लोग बात करेंगे आप हमारे। उनका लिटरेचर लाइए, मैं अम्बेडकर नामा पे सीरीज चला मैं सर दूंगा। लिटरेचर लाऊंगा और उस लिटरेचर को आप देखेंगे तो गुर्जर समाज ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी। उसको दबा दिया। एक्चुअली हमारा समाज इतिहास के महत्व को नहीं समझता। स्वर्गीय राजेश पायलट हम्म, आप उन्हें देखिए, ठीक है, सचिन पायलट को आप देखिए, और अन्य इतने सारे नेता हैं जो जंग लड़ रहे हैं, गुजरों के लिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ किसी एक फ्रिंज एलिमेंट की वजह से हम किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और सर दूसरा मसला ये रहेगा कि जो 33% ये आरक्षण दे रहे हैं, ये डिवीजन होगा एलाइट क्लास और डिप्राइव क्लास में। ये वही महिलाएं चुन के संसद में पहुंचेंगी और वही महिलाएं बोलती रहेंगी, और ये महिलाएं जब जाएंगी तो इनसे कह देते हैं जाओ उसी अधिकार में अपना अधिकार ढूंढो। ढूंढेंगे कैसे सर? तो सबसे पहले ये है कि जब ये जो वंदन आया है, ये वंदन कहीं बंधन ना हो जाए, इस बंधन को रोकना होगा। अगर ये वंदन बंधन हो गया ना, तो फिर ना आप विद इन कोटा ले पाएंगे ना कोटा ले पाएंगे, आप कुछ भी नहीं ले पाएंगे, लोटा लेना पड़ेगा सर। चलिए आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ऐड करना चाहूंगी इनकी बातों में। जब हम कल को कहीं ना कहीं जब मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी तो एक चीज से मेरे को जज किया जाएगा, जो कि आज के टाइम पे डूसू में भी जज किया जाता है। कहीं ना कहीं आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाएगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, पापा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, तुम्हारे पास कितना पैसा है या नहीं है, तुम किससे बात करती हो, तुम्हारे पर्सनल रिलेशंस कैसे हैं। इन चीजों पे आपको जज करके कल को एक पोस्ट दी जाएगी। वो जो हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक लड़की को एज अ ऑब्जेक्ट देखते हैं, फिर उसकी हर चीज पर्सनालिटी देखी जाती है, उसके पेरेंट्स को देखा जाता है, उन चीजों के बाद आपका एक सिलेक्शन होता है। तो मैं नहीं चाहती एक झारखंड की आदिवासी औरत, क्या वो आज इस 33% रिजर्वेशन में आएगी? क्या मैं एक मेवात की लड़की, क्या मैं उस 33% रिजर्वेशन में कभी आ पाऊंगी? आप जब बात करते हो कि महिलाएं आगे आनी चाहिए, हमें आगे महिलाओं को आगे लेकर आना है, तो क्या आप कौन से महिलाओं की बातें करते हो? क्या आप उन इलाइट क्लासेस की बात करते हो या वही आप सवाल मैंने पहले किया था, उसका जवाब अब आप दे रहे हैं। हाँ, कि वो SC ST OBC की बात करते हो, तो उस महिलाओं में आप तो सिर्फ एक इलाइट क्लासेस को लेकर जा रहे हो। और ये जो डूसू की सर आज पॉलिटिक्स बनी हुई है ना, 22 कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस आज के टाइम पे, लेकिन एफिलेटेड जो है डूसू से वो सिर्फ 6 कॉलेजेस हैं। वो जो बाकी के कॉलेजेस है ना, उन्होंने लड़कों ने एक बाउंड्री बना दी है कि तुम इसी के अंदर रहो, तुम सेफ रहो। तो आज जब हम उन कॉलेजेस में जाके बात करते हैं कि तुम इधर से निकलो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, तो आज उन लड़कियों की सोच ये बन गई है कि अरे हम क्यों लड़े, हम तो सेफ हैं। वो सेफ नहीं है, आज वो सबसे ज्यादा अनसेफ हैं, पिजड़े में है वो आज वही चीज ऐड करना चाहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में। ऐसा नहीं है कि जिस 50% आरक्षण को हम दिल्ली यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं वो हमने लागू नहीं करवाया हुआ। सर भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस है, जो डूसू में नहीं था। 2014 में मैं और कुलदीप भाई वहाँ एडमिशन हुआ और पूरा संघ का कॉलेज था सर। डॉक्टर बलराम पानी जो आज डीन है, वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। बड़ी जंग लड़ी सर हमने वहाँ पे, और उस जंग का फायदा ये हुआ कि हम वहाँ उस कॉलेज को हमने डूसू में एफिलिएट कराया। 2015 में वो कॉलेज डूसू में एफिलिएट हुआ, और वहाँ पे सर हमने जब वो एफिलिएट हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बना वहाँ का, वहाँ पे हमने जंग लड़के 50% आरक्षण महिलाओं को दिलाया। और सिर्फ आरक्षण नहीं दिलाया, रोटेशनल बेस, एक बार प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की सीट महिला के लिए रिजर्व है, और एक बार वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी की सीट महिला के लिए रिजर्व है। क्या बात है, ठीक है। और जब वहां से महिलाएं लड़ी सर, वहां से जब महिलाएं लड़ी, तब ये इंस्पिरेशन हमारे अंदर आई कि ये चीज भी हो सकती है। आप उसको मौका दोगे, गेट खोलोगे तभी तो आएगा, वरना गेट ही नहीं खुलेगा तो ना डिप्राइव्ड आएगा ना कोई आएगा सर। चलिए, ये आपके 2 सिपाही जो हैं, कुलदीप और आशु, बहुत ही तगड़े सिपाही हैं। ये लागू करवा के दिखा चुके हैं। जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं एक और चीज लास्ट में ऐड करना चाहूंगी कि ये जो 50% रिजर्वेशन है जिसकी हमने मांग रखी है, ये पहले तो मैं ये बोलूंगी कि ये एक डूसू जो है एक बहुत छोटा सा एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आज लड़कियां एक जिले को संभाल रही हैं, और जिले को संभालने के बाद कहीं ना कहीं उनको जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है और वो इलेक्शन कंटेस्ट कराती हैं, तो जब वो इतने बड़े पोजीशन को संभाल सकती है, तो डूसू उनके लिए क्या चीज है? कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों के लिए। लेकिन वो जो एक आइडिया है, जो एक मेंटालिटी बनी पड़ी है समाज में कि हम नहीं लड़ सकते, तो जिस दिन ये उसको तोड़ना है सर। जिस दिन ये रिजर्वेशन का गेट ओपन हो गया ना,
जिस दिन ये रिजर्वेशन का गेट ओपन हो गया उस दिन हर एक महिला की वो जो आइडिया है वो चेंज होगा, वो डेफिनेटली इस चीज में आगे आएंगी और वो एक को देख के ना सर दूसरी महिला भी आगे अपील बढ़ेगी। सबाना, एक अपील सर के चैनल के थ्रू, एक अपील जो है यूनिवर्सिटी की छात्राओं से या सर के सभी जो श्रोता हैं सबसे एक अपील तुम्हें करनी चाहिए कि किस तरीके से तुम उनकी क्या भागीदारी। चलिए अपील कीजिए, लास्ट में प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। बहुत जी। शानदार बातचीत रही। जी, मैं बाकी सबसे यही, जितनी भी हमारी महिला छात्र हैं मैं उनसे यही अपील करूंगी कि अब वो समय नहीं है कि आप भी द्रौपदी के जैसे बन के बैठ जाओ। अब वो समय आ गया है कि कहीं ना कहीं उस वक्त भी द्रौपदी को भी उठना पड़ा था अपने लिए, तो ये आज वो समय आ गया है दुशासन वाला कि सब बस आपके साथ कर रहे हैं, आपके साथ दुष्कर्म हो रहा है लेकिन आप उसके लिए उठ नहीं रही हैं। तो मेरी अपील यही है कि आप जब तक खुद के लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई और आके आपको एम्पावर नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन। मैं यहाँ पे बैठ के आज एक रिजर्वेशन मांग के ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे रिजर्वेशन दे दो, मुझे एक सीट पे बैठा दो। मैं उस सीट पे बैठ के सिर्फ एक साइन करने के लिए नहीं जाने वाली, मुझे वहां पे चाहिए कि इक्वल डिसीजन मेकिंग में भी मुझे लिया जाए। तो मैं आप लोगों से भी अपील करती हूँ कि हम एज अ टोकन इस्तेमाल ना हो, इसीलिए आज आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए शुक्रिया आप सभी का, और बहुत शानदार बातचीत के लिए आप सबका शुक्रिया, आभार। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकरनामा, नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पर चर्चा थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठने लगी है। और आंसू मेरे बगल में बैठे हैं, एडवोकेट हैं, ये ऑलरेडी भास्कराचार्य कॉलेज में ये लागू करवा चुके हैं। तो बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, बच्चा रोता है तब उसको दूध मिलता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर।